तो गाइस अब हम प्रमोशन एंड फॉर्मेशन वाले चैप्टर की अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर भी बोलते हैं। देखते हैं क्या है ये चैप्टर, पर ध्यान सुनना, फटाफट खत्म करेंगे इसको और बेस बनवाऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ के तरीके से, पर ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम क्या है? प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। प्रमोशन वर्ड बना प्रमोटर से, तो हम पहले ये समझेंगे प्रमोटर कौन होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब है कि कंपनी को बनाया कैसे जाता है। एक्चुअल में जो बंदे कंपनी को बनाते हैं हम उन्हीं को प्रमोटर बोलते हैं। तो इसलिए दोनों को कनेक्ट कर दिया साथ में कि प्रमोटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हालांकि देखो इस हेडिंग को पढ़ के तो ये लग रहा है कि जो मैंने तुम्हारे को बताया कि जो लोग कंपनी को बनाते हैं वही प्रमोटर होते हैं, लेकिन अब आगे जाके जब हम धीरे धीरे जब प्रमोटर का एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो हमें ऐसा जाके पता लगेगा कि कई बार ऐसा भी होगा कि उन लोगों ने कंपनी को बनाया भी नहीं है, दूर दूर तक उनको कंपनी बनाने का ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन स्टिल वो प्रमोटर हैं। हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे प्रमोटर माने जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले, क्योंकि प्रमोटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो फॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि एक तो पहले हम ये समझते हैं कि प्रमोटर कौन होता है, फिर उस क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन जाता है पेपर के अंदर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी को बनाया कैसे जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले प्रमोटर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना पहले प्रमोटर और क्या कहते हैं फॉर्मेशन सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक बेस बनवा दूं, आपको याद दिला दूं। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मेनली देखो किसी भी जो कंपनी की फंक्शनिंग होती है ना, किसी भी कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है वो दो हाथ में डिवाइड होती है। आपको ये बात पता है? एक होते हैं कंपनी के अंदर मेंबर्स और एक होते हैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। मेंबर्स वो होते हैं जो कंपनी को फंड्स देते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसीलिए हम इन्हें शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। और इन्हीं का कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम भी होता है। एंड डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, इसलिए हम कंपनी की मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और इन्हीं को हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में पढ़ाया था। और मैंने एक चीज और बताई थी कि देखो जरूरी नहीं है कि मेंबर्स शेयर होल्डर्स ही होंगे। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जहां पे शेयर कैपिटल होती ही नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो वहां पे जो लोग गारंटी दे रहे हैं वो लोग मेंबर्स होते हैं, मगर वो शेयर होल्डर्स तो नहीं होते। तो इसलिए नॉर्मली हम ये समझ सकते हैं कि जिस बंदे का भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी के नाम होता है वो मेंबर होता है। और मेंबर दो ही तरीके के लोग बन सकते हैं, या तो अगर वो शेयर कैपिटल अगर कंपनी में है तो वो जो शेयर होल्डर होंगे वही मेंबर होंगे, उन्हीं का रजिस्टर मेंबर में नाम होगा। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी गारंटी वाली कंपनी है, तो जिन लोगों ने गारंटी दी है उनका रजिस्टर मेंबर में नाम होगा। तो जिनका भी रजिस्टर मेंबर में नाम होता है वो मेंबर होते हैं। और नॉर्मली हम बोलते ही है कि जो शेयर होल्डर होता है वही मेंबर होता है। गारंटी कंपनियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी को मैनेज करते हैं। और मैंने तुम्हारे को चीज और बताई थी, आप चाहो तो किसी कंपनी में डायरेक्टर भी बनना चाहो और शेयर होल्डर बनना चाहो, आप दोनों बन सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मुकेश अंबानी, वो रिलायंस में डायरेक्टर भी और शेयर होल्डर भी है। आप चाहो तो खाली शेयर होल्डर बन जाओ, जैसे तुम्हारे मेरे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग शेयर होल्डर हैं लेकिन उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है। और बहुत सारे लोग उस कंपनी में ऐसे होंगे जो उस कंपनी के डायरेक्टर होंगे लेकिन शेयर होल्डर नहीं होंगे। तो इससे एक चीज क्या सीखने को मिलती है कि शेयर होल्डर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर बनना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो दोनों बन जाओ, आप चाहो तो किसी और को बना लो कि पैसा आप खुद लगाओ, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में दे दो। आप चाहो तो ऐसा कर लो कि भाई पैसा भी खुद लगाओ, मैनेजमेंट भी खुद संभाल लो। चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है। ये बन गया बेस। तो आपको फिर एक चीज पढ़ी थी आप लोगों ने स्टार्टिंग में कि हमारे इंडिया में तीन तरीके की कंपनियां होती हैं, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक, और तीसरा 1% कंपनी। 1% कंपनी होती तो प्राइवेट ही है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में। बस के थोड़े से फीचर्स यूनिक होते। तो उसमें मैंने तुम्हारे को क्या पढ़ाया था कि एक प्राइवेट कंपनी को बनाना होता है तो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर चाहिए होते हैं, और मिनिमम 2 डायरेक्टर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। एक पब्लिक कंपनी को बनाना हो तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और मिनिमम डायरेक्टर इसके अंदर 3 होते हैं पब्लिक में, मैक्सिमम 15। और 1% कंपनी अगर बनानी है तो उसमें मिनिमम मेंबर भी एक होगा, मैक्सिमम भी एक। 1% कंपनी में एक से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकता, 100% शेयर होल्डिंग उसी के पास होती है। लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए डायरेक्टर क्या लिखा है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15। तो डायरेक्टर की लिमिट तो तीनों जगह कॉमन है 15। डायरेक्टर तीनों में 15 से ज्यादा नहीं हो सकते, भले प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या ओपीसी वाली प्राइवेट हो, 1% कंपनी वाली प्राइवेट हो। लेकिन मिनिमम की लिमिट सब जगह अलग अलग है। मैक्सिमम की तो 15 है, मिनिमम की सब जगह अलग अलग है। ओपीसी में 1, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में, नॉर्मल प्राइवेट में 2। और मेंबर्स के लिए भी सब जगह लिमिट अलग अलग है, आपने देख लिया। ओपीसी में तो एक ही मेंबर होगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, और प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200।
ये तो हो गई बात खत्म। और ये तुम्हारे को मैंने बात बताई थी कि कंपनी को जो फंड्स देते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ना तुम्हारे को मैं प्रमोटर किससे स्टार्ट करवा रहा हूं कि प्रमोटर होता कौन है, बड़े ध्यान से समझना। और प्रमोटर की डेफिनेशन मैंने दो लिखी है यहां पे, दोनों को समझेंगे। पहले एक सिंपल वाले देखो, मैंने यहां पे लिखा है दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक होती है जनरल डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है, अभी तुम्हारे को इसको लिखना है, और एक होती है स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जो एज पर लॉ है, स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो होती है, वो ये वाली होती है। आपको दोनों ही लिखनी है। पेपर में अगर आएगा तो पेपर में आप ये वाली लिख के आना, ज्यादातर जो बुकों में पढ़ाई जाती है, किताबों में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है मैंने वो भी सिखाऊंगा तुम्हारे को। तो पहले सिंपल वर्ड्स में प्रमोटर पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रमोटर कौन है। सुनना बड़े ध्यान से, लिखो, डेफिनेशन लिख भी रखी है मैंने, जनरल डेफिनेशन, इसको अपने पास नोट करो। इन सिंपल वर्ड्स प्रमोटर इज अ पर्सन। सिंपल वर्ड्स, एक प्रमोटर क्या है, एक पर्सन है हु कंसीव्स एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड एक्चुअली ब्रिंग्स इट इनटू द एग्जिस्टेंस। तो सिंपल सी भाषा में कहता है कि प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जिसको आइडिया आया कंपनी बनाने को और जो उसको एक्चुअल में बनाता भी है, तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। हाउएवर promoters does not include those persons who gives their advice in प्रोफेशनल कैपेसिटी। लेकिन प्रमोटर्स में वो लोग कवर नहीं होते जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देते हैं, एग्जांपल सीए, सीएम, एडवोकेट एटसेट्रा। इसका क्या मतलब है तो मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर ए और मान लो एक मैं हूं मिस्टर बी। हम दोनों को यार दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ए बी प्राइवेट लिमिटेड। हमने उस कंपनी का नाम क्या रखा, ए बी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब हम दोनों ने इस कंपनी के अंदर पैसा भी लगाना है। अच्छा, हम इस कंपनी के शेयर होल्डर खुद बनना चाहते हैं, ए और बी, क्योंकि पैसा हम लगा रहे हैं। मान लो हमने इस कंपनी के अंदर 10,000 शेयर्स लगाए एट ₹10 ईच वाले। इसका मतलब हमने इस कंपनी में 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। इसका मतलब हमने इस कंपनी में कितने की कैपिटल लगाई, 1 लाख रुपए की क्या लगाई, कैपिटल, जिसमें से 5,000 शेयर्स ए ने ले लिए एट ₹10। ए ने ले लिया तो 50,000 रुपए ए ने लगाए एंड 5,000 शेयर्स बी ने ले लिए एट ₹10। 50,000 रुपए बी ने लगाए। अच्छा, अब हम दोनों इस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, यस। तो हम दोनों इस कंपनी के मेंबर बन गए, मेंबर तो हम बन गए। फिर बाद में हमारे को लगा कि यार एक काम करते हैं ना, डायरेक्टर किसी और को क्यों बनाएंगे, अभी कोई कंपनी बहुत बड़े लेवल पे तो चल नहीं रही है, खुद का पैसा छोटे लेवल के खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो हम दोनों इस कंपनी को खुद ही मैनेज करना चाहते हैं, तो हम दोनों डायरेक्टर भी बन गए। प्लस ध्यान से सुनना, इस कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ गई बीच में, और तो हमको लगा यार शेयर कैपिटल की फॉर्म में तो पैसा लगा ही दिया है, एक काम करते हैं इस कंपनी को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं, इंटरेस्ट भी कमाएंगे। क्योंकि अगर ये कंपनी हमसे, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, अगर हम लोन नहीं देंगे तो कोई और देगा। तो हमने इस कंपनी को 2 लाख रुपए का लोन अलग से दिया, 2 लाख का लोन भी दिया अलग से। तो हम लोग इस एट द रेट 12% पर एनम, मान लो 12% पर एनम के हिसाब से हमने इस कंपनी को लोन भी दिया। तो अब हम दोनों इस कंपनी के क्रेडिटर भी हो गए, और प्लस हम दोनों इस कंपनी के प्रमोटर भी माने जाएंगे। प्रमोटर क्यों माने जाएंगे, अब तुम प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ो। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड एक्चुअली ब्रिंग्स इट इनटू द एग्जिस्टेंस। प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जिसको आइडिया है कि कंपनी बनानी है और उसको एक्चुअल में बनाता भी है, तो ऐसे बंदे को हम प्रमोटर बोलते हैं। तो अगर आप यहां पे देखो तो इन दोनों को आइडिया आया था, इन दोनों ने बना भी दी, तो ये लोग उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रमोटर भी हैं। तो इसका अगर हम इस डेफिनेशन को देखें और इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें, तो इससे एक चीज क्या सीखी, अ सिंगल पर्सन कैन फिट इनटू सो मेनी कैपेसिटीज। अ सिंगल पर्सन, यहां से एक चीज क्या सीखी, अ सिंगल पर्सन कैन फिट इनटू सो मेनी कैपेसिटीज। एक ही बंदा कई कैपेसिटी में फिट होता है, एक ही बंदा मेंबर भी है, एक ही बंदा डायरेक्टर भी है, एक ही बंदा क्रेडिटर भी है, एक ही बंदा प्रमोटर भी है। एक ही बंदा कई कैपेसिटी में फिट हो रहा है, तो इसका मतलब एक ही बंदा कई कैपेसिटी में फिट हो सकता है। आपने इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग के चैप्टरों में, यहां तो नहीं लेकिन हम रेगुलर लेक्चर में पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे से पढ़ा उन्होंने पढ़ा होगा, और बाकी जो अलग अलग टीचर से पढ़े तो उनके टीचर ने भी सिखाया होगा। सॉलोमन का केस, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर जो बेस था, वहां पे जो सॉलोमन था वही प्रमोटर भी था, वही डायरेक्टर भी था, वही शेयर होल्डर भी था, वो सब कुछ था। तो इससे हमने एक प्रमोटर कौन होता है हमने ये तो समझ लिया कि प्रमोटर एक ऐसा बंदा जिसको आइडिया है कि कंपनी बनानी है, उसे एक्चुअली बनाता भी है, तो उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्रमोटर इज अ पर्सन। अच्छा, जब हम बोले पर्सन तो पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आता है,
जैसे इंडिविजुअल आप और मैं, और आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है, एग्जांपल कंपनी और एलएलपी। तो इसका मतलब यह है कि एक कंपनी के अंदर अगर आपको प्रमोटर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आप और मैं नेचुरल पर्सन है तो वही होंगे, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की प्रमोटर बन सकती है। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है ए बी प्राइवेट लिमिटेड, वो एक अलग कंपनी बनाई है, इन दोनों की अपनी अपनी कंपनी चल रही है, और इस कंपनी ने इसके अंदर 5,000 शेयर इसने लगाए हैं और 5,000 शेयर इसने लगाए हैं। तो फिर उस केस के अंदर इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल्स नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका इस कंपनी यहां पे इसलिए वर्ड यूज हो रहा है पर्सन, तो प्रमोटर जो है एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। और इसको अपने रियल लाइफ में देखा भी होगा, जब आप लोगों ने होल्डिंग सब्सिडरी का एग्जांपल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जो सब्सिडरी के अंदर मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है। तो मान लो एक कंपनी एच लिमिटेड, मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़वाया था होल्डिंग सब्सिडरी का, तो टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि होल्डिंग कंपनी वो है जो सब्सिडरी के केस के अंदर जो सब्सिडरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर होल्ड करती है, जिसको हम टोटल वोटिंग पावर भी बोलते हैं। तो जो होल्ड कर रही होती है वो आपको पता है होल्डिंग कंपनी होती है, और जिसको होल्ड किया जाता है वो सब्सिडरी कंपनी होती है, राइट ना, ये आपको बात पता ही है। तो जो होल्ड कर रही है होल्डिंग, जिसको होल्ड किया जा रहा है सब्सिडरी। तो उस केस में अगर आप देखो तो उस सब्सिडरी को पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, होल्डिंग के हाथ में है। तो होल्डिंग कंपनी ही उस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, और उसी को हम प्रमोटर बोल देते हैं। तो एक प्रमोटर की डेफिनेशन और भी होती है, एक तो ये वाली होती है जिसको आइडिया आया हो उसने कंपनी बनाई वो प्रमोटर है, और अभी आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ वाली डेफिनेशन जो पढ़वाऊंगा वहां पे यही सिखाया गया है कि प्रमोटर एक ऐसा बंदा होता है जो उस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर होता है। तो अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी के केस में देखो तो सब्सिडरी के 50% से ज्यादा शेयर किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास। तो सब्सिडरी कंपनी की प्रमोटर कौन है, होल्डिंग कंपनी, और सब होल्डिंग कंपनी तो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इससे हमने क्या चीज सीखी कि प्रमोटर एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। अच्छा, यहां पे एक चीज बोल रहा है, however promoter does not include those persons who give their advice in professional capacity। एग्जांपल मैंने लिखा सीए, सीएससीए में एडवोकेट एटसेट्रा। अब इसका लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों, कि प्रमोटर की डेफिनेशन में ये लोग कवर क्यों नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इंडिया में ना बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इंडिया में बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कंपनी बना लो, एलएलपी बना लो, एचए बना लो, पार्टनरशिप बना लो, आप कई तरीके से बिजनेस कर सकते हो। मान लो एक पर्सन है ए और मान लो एक पर्सन है बी, ये दोनों गए किसी एक पर्सन के पास, मिस्टर एक्स, ये कोई प्रोफेशनल है, ये जो एक्स है वो कौन है, एक प्रोफेशनल है, हो सकता है ये कोई सीए हो सकता है कोई सीएस हो सकता है कोई सीएमए हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो मिस्टर ए और बी इस एक्स के पास गए और इसको बोला कि भाई हम एक वांट टू स्टार्ट अवर बिजनेस, हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाए। कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस, समझ आ गया ना, मतलब हमें यह नहीं पता कि हम कंपनी बनाए, एलएलपी बनाए, एचयूएफ बनाए, पार्टनरशिप बनाए, किसको बनाने में क्या फायदे क्या नुकसान है हमें नहीं पता। तो हम दोनों किसके पास गए, एक एक्स के पास गए, वो कौन था, एक प्रोफेशनल। तो उस प्रोफेशनल ने हमारे को बड़ी सारी चीजों के फायदे नुकसान गिनाए, तो हमने उसके बेसिस पे उसने हमारे को बोला कि आप एक काम करो, आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना आप उसके लिए कंपनी बनाओ। तो इसका मतलब यहां पे कंपनी बनाने का आइडिया मेरे को नहीं आया है, उस सीए को आया है, उसने हमें एडवाइस करा कि आप कंपनी बनाओ। एक तो ये बात हो गई, उस प्रोफेशनल को आया। दूसरी बात कि हमने बोला भाई हम तो इलिटरेट है, हमें तो ज्यादा समझ है नहीं, आप एक काम करो, आप तो प्रोफेशनल, आप दुनिया लोगों की कंपनियां बनाते हो, आप एक काम करो, आपकी जो फीस बनती है आप बताओ, हमारी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब रेडी आप करके दे दो, कंपनी हमारी आप ही बना दो। तो अब हम इस एग्जांपल के हिसाब से देखें तो हमारी कंपनी को बनाने का आइडिया भी किसको आया था, उस प्रोफेशनल को, और हमारी कंपनी बना भी कौन रहा है, वो प्रोफेशनल। और रियल लाइफ में तुम्हारे मेरे जैसे लोग हमेशा अपनी कंपनी किसी प्रोफेशनल से ही बनाते हैं, किसी सीएससी सीएमए के पास जाते हैं, खुद नहीं बनाते। तो अगर हम प्रोफेशनल्स को प्रमोटर मानना शुरू कर देंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर हर प्रोफेशनल प्रमोटर ही होगा हर कंपनी का, है ना, क्योंकि प्रमोटर कौन होता है, जिसको आइडिया आता है कंपनी बनाने का और वो कंपनी बनाता भी है। और रियल लाइफ में आइडिया बनाने का और कंपनी को बनाने का और एक्चुअल में लाभ बनाने का और उसको बनाने का आइडिया किसके हाथ में होता है, प्रमोटर के हाथ में। तो रियल लाइफ में 95% लोगों की कंपनी तो ये लोग बनवाते हैं प्रोफेशनल्स, तो रियल लाइफ में तो 95% कंपनियों के प्रमोटर प्रोफेशनल ही बन जाएंगे। तो लॉ ने क्या बोला कि वो जो प्रमोटर, वो जो प्रोफेशनल आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है, उसके लिए वो फीस चार्ज कर रहा है, वो कोई प्रमोटर नहीं माना जाएगा। प्रमोटर हम ये मानेंगे कि वो आइडिया, भले आइडिया उसने दिया है प्रोफेशनल ने आपको कंपनी बनाने का, भले आपकी कंपनी वो बना रहा है, लेकिन हम ये मानेंगे कि आइडिया आपका है और कंपनी आपकी है, वो तो सिर्फ आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो एडवाइस देते हैं आप लोगों को सीए, सीएस, सीएम में, वो प्रमोटर नहीं माने जाते। हाँ, लेकिन अगर वो खुद की कंपनी बनाएंगे, अपनी कंपनी, खुद के पर्सनल, खुद बिजनेस करने के लिए, तो अपनी कंपनी के प्रमोटर माने जाएंगे। लेकिन वो जो लोगों को प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे हैं उसके लिए प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहे हैं,
तो वो प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। तो उस केस में हम ये मानेंगे कि आइडिया उस प्रोफेशनल का नहीं, हम ये मानेंगे कि आइडिया किसका है, जिस जो ये कंपनी बना रहे हैं। तो हमारे एग्जांपल में ए और बी जैसे ये थे, तो इन्होंने भले कंपनी किसी सीएसीएससीएम में से बनवाई हो, लेकिन हम ये मानेंगे कि आइडिया इन्हीं का है, कंपनी इन्हीं का है, प्रमोटर यही है, वो सीएसीएससीएम में प्रमोटर नहीं माना जाएगा। तो ये इस लाइन का मतलब था कि जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देते हैं वो प्रमोटर नहीं माने जाते। अच्छा, ये जो तुम्हारे को मैंने डेफिनेशन लिखवाई है प्रमोटर की, ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। अब मैं तुम्हारे को कराऊंगा टेक्निकल डेफिनेशन। अब ये टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनना, ये सुनना बड़े ध्यान से क्या चीज है। अब ये तो थी जनरल डेफिनेशन गाइस, अब पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट लीगल वाली डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है, और उसका एग्जांपल देता हूं। क्या है ये देखो जी, ये देखो। अब स्ट्रिक्ट लीगल सेंस का मतलब क्या तुम समझना। इन स्ट्रिक्ट लीगल सेंस प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज अल्टीमेटली कंट्रोलिंग अ कंपनी। स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जो किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, वेदर थ्रू शेयर होल्डिंग रूट और थ्रू डेट रूट। या तो वो शेयर होल्डिंग के रूट से कंट्रोल कर रहा है या वो डेट के रूट से कंट्रोल कर रहा है। तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, अच्छा कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर आप किसी कंपनी के, देखो कंट्रोल का मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो कंपनी में डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी में कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स। एंड डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय हुम, शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पता ही है कितने पे पास होता है, ओआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मोर देन 50% पे। मोर देन 50% का मतलब है कि अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर आपके पास 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो आप अकेले ही वोट दे सकते हो। या एग्जांपल लेके बात करें, मान लो एक कंपनी है, उसमें 10,000 शेयर्स हैं और 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब अगर तुम सुनना पड़ ध्यान से, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास उस कंपनी के 6,000 शेयर्स हैं। 10,000 में से 6,000 शेयर्स किसके पास है, ए के पास। इसका मतलब 60% वोटिंग तो ये अकेला ही दे देगा। तो इसका मतलब एक चीज समझ आ रही है। और अगर मान लो कोई पर्सन है ए, मान लो कोई पर्सन है एक्स, कोई पर्सन है वाई, मान लो एक्स के पास उस कंपनी के 2,000 शेयर्स हैं और वाई के पास उस कंपनी के 1,500 शेयर्स हैं। और मान लो एक जेड है, उसके पास 500 शेयर्स हैं। तो इन तीनों के पास मिलाकर 4,000 हैं। तो ये चाह कर भी खाली तीनों मिलकर भी कितने वोट दे पाएंगे, 40%। लेकिन ये ए अकेला कितना दे लेगा, 60%। तो अगर इस कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ओआर पास करना होता है और रिमूव करने के लिए भी ओआर पास करना होता है, तो मेजोरिटी डिसीजन ये अकेले ले लेगा। तो इससे एक चीज समझ आती है कि जो कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर होगा, सबसे ज्यादा उसी की सुनी जाएगी। तो इसका मैं कह सकता हूं कि क्योंकि सबसे ज्यादा उसी की सुनी जाएगी, तो मैनेजमेंट भी उसी के कहने पे काम करेगी। उसका हम कह सकते हैं इफ यू वांट टू कंट्रोल अ कंपनी, then you need to have more and more shareholding, तो मैंने यहां पे एक चीज क्या लिखी, in strict legal sense promoter is a person who is ultimately controlling a company whether through shareholding route or through debt route। तो अगर आप शेयर होल्डिंग रूट से आप कैसे कंट्रोल करोगे, अगर आपके उस कंपनी ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो आप उस कंपनी को कंट्रोल कर पाओगे। ये डेट रूट का क्या मतलब होता है ये भी समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। तो अल्टीमेटली हम यहां पे देखो, अब इसको कंट्रोल शब्द को समझने के लिए इसलिए मैं तुम्हारे को एक शब्द समझा रहा हूं, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब ही क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। हम कहते हैं ना कई बार एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेते हो, और मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, तो इसका मतलब आपने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, एज पर सेक्शन 152 शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मैंने आपको बता ही दिया। और ओआर कितने पे पास होता है, मोर देन 50% पे। और एसआर कितने पे पास होता है, दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं ना, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी पास होता है मोर देन 50% पे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है 75% मोर पे। तो अगर एक कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड में 100 शेयर होल्डर्स मीटिंग में आए, तो अगर उसमें से अगर देखो दो तरीके की वोटिंग होती है, वोटिंग भी ना दो तरीके की होती है, एक होती है बाय शो ऑफ हैंड्स और एक होती है बाय पोल। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट, और पोल का मतलब होता है 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अगर उस कंपनी में शो ऑफ हैंड्स के बेस पे वोटिंग हो रही है, तो अगर मेरे पास 2,000 शेयर हैं, किसी के पास खाली एक शेयर है, तो फर्क ही नहीं पड़ता किस पे कितनी शेयर होल्डिंग है। अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है तो हर बंदा एक ही वोट दे पाएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 2,000 शेयर है मैं तब भी एक वोट दे पाऊंगा, किसी पे 500 शेयर है तब भी वो एक वोट दे पाएगा, क्योंकि शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है।
लेकिन अगर उस कंपनी में पोल से वोटिंग हो रही है, पोल मेथड से, तो 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है। तो अगर मेरे पे 1000 शेयर है तो मैं 1000 वोट दे पाऊंगा, मेरे पे 2000 शेयर है तो मैं 2000 वोट दे पाऊंगा, 3000 शेयर है तो मैं 3000 वोट दे पाऊंगा। तो मैं अपने हिसाब से वोटिंग दे पाऊंगा। और 90% कंपनीज जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो पोल से वोटिंग करवाती हैं, शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं कराती, क्योंकि अगर वो कंपनी शो ऑफ हैंड से वोटिंग कराने लगेगी तो 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी और हम, अगर मान लो रिलायंस का केस है और रिलायंस में शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो जाए, तो मुकेश अंबानी और मेरी औकात में फर्क क्या रह जाएगा? अगर मान लो मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीद रखा है स्टॉक मार्केट से और मुकेश अंबानी के पास रिलायंस की 50% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, और अब अगर रिलायंस शो ऑफ हैंड से वोटिंग करा देगी तो मुकेश अंबानी भी एक ही वोट देगा और मैं भी एक ही वोट दूंगा, तो उसके और मेरी औकात में फर्क क्या रहेगा डिसीजन मेकिंग में? तो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो डिसीजन मेकिंग कैसे कराती हैं? थ्रू पोल, ताकि जिसकी जितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो उतनी ज्यादा वोट दे सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप वांट टू कंट्रोल अ कंपनी देन यू नीड टू हैव मोर एंड मोर शेयर होल्डिंग, है ना। अब तुम सुनना बड़े ध्यान से। अब एक, तो इसका मतलब हमने एक हमारे को एक मैंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन का एग्जांपल डाला है कि मान लो एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और उसमें अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है और उसमें 100 शेयर होल्डर है, तो उसमें 51 और मोर शेयर होल्डर्स फेवर में वोट देंगे तो ओआर पास हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और 75 और लोग मोर लोग फेवर में वोट देंगे तो एफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब तुम्हारे को मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं टेक ओवर का, उससे तुम्हारे को ये प्रमोटर की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, सुनना। मान लो तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। हमारे इंडिया में एक बहुत फेमस कंपनी थी रेनबैक्सी। ये फार्मा कंपनी थी, अब भी है, लेकिन अब ये किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में बताऊंगा। इस कंपनी को ना दो बंदे चलाया करते थे बहुत फेमस, उनका नाम था मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह। मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह, ये दोनों इस कंपनी के प्रमोटर्स थे। इन दोनों के पास मिलाकर इस कंपनी की 35% शेयर होल्डिंग थी अप्रोक्सीमेटली, शेयर होल्डिंग थी अप्रोक्सीमेटली। और ये इस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर थे, इनसे बड़ा कोई शेयर होल्डर था नहीं इनका, इस कंपनी का इनसे बड़ा कोई शेयर होल्डर नहीं था, ये इस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर थे। अच्छा, तो एक चीज और यहां से क्लियर हो रही है कि बिगेस्ट शेयर होल्डर जब मैं बोल रहा हूं तो बिगेस्ट शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं है कि आपको 50% से ज्यादा शेयर खरीदने हैं। बिगेस्ट शेयर होल्डर का मतलब ये है कि अगर आपसे ज्यादा शेयर उस कंपनी में किसी के नहीं है तो आप उस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर हो। तो अगर मान लो मेरे पास उस कंपनी के 20% शेयर है और सबसे ज्यादा मेरे पास है, बाकी सबके पास, किसी के पास 1% है, किसी के पास 2%, किसी के पास आधा परसेंट, सबसे ज्यादा 20% शेयर है और सबसे ज्यादा मेरे पास ही है, तो मैं ही उस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर हूं। तो बिगेस्ट शेयर होल्डर होने के लिए मोर देन 50% शेयर होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर से शेयर हैं और बाकी सबके पास सबसे कम कम है तो वो सब छोटे शेयर होल्डर हैं, और जो बिगेस्ट शेयर होल्डर होता है कंपनी का वही प्रमोटर होता है। तो ये दो बंदे इस कंपनी को संभाल रहे थे, ये प्रमोटर थे। अब बड़े ध्यान सुनना हो, और इनकी फैमिली मेंबर्स ने इस कंपनी को बनाया था रेनबैक्सी को। एक डाइची सेंक्यो कंपनी थी जापान की, एक डाइची सेंक्यो कंपनी थी जापान की, ये बहुत बड़ी फार्मा कंपनी थी। ये रेनबैक्सी तो इंडिया की फार्मा कंपनी थी, ये जापान की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी थी। इसने इस कंपनी के प्रमोटर्स से डील करके इस कंपनी का टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कैसे करा? ये जो इसके प्रमोटर्स के पास 35% शेयर्स थे पूरे के पूरे खरीद लिए, एक्वायर कर लिए, एक्वायर कर ली। और जो कंपनी टेक ओवर करती है ना उसे हम बोलते हैं एक्वायरर, और जिस कंपनी को टेक ओवर किया जाता है उसे हम बोलते हैं टारगेट कंपनी, उसे हम क्या बोलते हैं? टारगेट कंपनी। अब इन्होंने 35% शेयर्स इसके खरीद लिए प्रमोटर्स के, तो 35 यहां से हो गए, प्लस इन्होंने कुछ शेयर्स मार्केट से भी खरीदे, तो मिलाकर इन लोगों ने मोर देन 50% शेयर्स ले लिए थे इस डाइची ने, इस रेनबैक्सी के। तो अब आज की डेट में इस कंपनी की जो बिगेस्ट प्रमोटर थी, बिगेस्ट शेयर होल्डर थी, वो कौन बन गई? डाइची, और ये दोनों उस कंपनी से आउट हो गए। तो नाउ डाइची इज द न्यू प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी। लेकिन अगर आप डाइची इज द न्यू प्रमोटर उस कंपनी की, तो अगर आप ऊपर वाले एंगल से सोचो, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो वहां तो हमने पढ़ा था कि प्रमोटर एक ऐसा बंदा जिसको आइडिया है कंपनी बनाने का, उसको एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में लेकर आया। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो ना तो डाइची को कोई आइडिया आया रेनबैक्सी को बनाने का, ना वो एग्जिस्टेंस में लेकर आया, वो तो पहले से किसी और ने बनाई थी, कोई और उसे एग्जिस्टेंस में लेकर आया था। लेकिन इन लोगों ने चली चलाई कंपनी खरीद ली और ये लोग क्या बन गए? उस कंपनी के प्रमोटर। तो रियल लाइफ में जो प्रमोटर की डेफिनेशन फिट होती है वो ये वाली होती है कि प्रमोटर एक ऐसा बंदा जो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, शेयर होल्डिंग रूट से, डेट रूट से। और शेयर होल्डिंग रूट से आप कैसे कंट्रोल करोगे? आप उस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाओ। तो यहां पे पहले बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन थे उस कंपनी के? यहां पे पहले वाले एग्जांपल में उस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन थे? रेनबैक्सी के मलविंदर सिंह और शिलवेंद्र सिंह। लेकिन आपने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। कहां गया वो एग्जांपल? क्योंकि ना ये मैंने पहले भी एग्जांपल बनाए हुए थे। आपने उस कंपनी को क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। ये रहा, यहां पे बिगेस्ट शेयर होल्डर ये थे।
और बाद में आपने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया और आपने 50% ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए, 35% उनके प्रमोटर्स की खरीद ली और बाकी बाहर से खरीद लिए, तो आप उसके नए प्रमोटर बन गए। किसके? रैनबैक्सी के। वो अलग बात है कि बाद में तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अगर नॉलेज के लिए बता दूं, आज के डेट में ये कंपनी रैनबैक्सी जो है वो डाइची के पास भी नहीं है, बाद में एक इंडिया की ये कंपनी है सन फार्मा, उसने इस रैनबैक्सी को दोबारा टेक ओवर कर लिया था। तो मगर प्रैक्टिकल में तो तुम्हारे को पुराना एग्जांपल बता रहा हूं, पहले रैनबैक्सी का टेक ओवर डाइची ने किया था, फिर बाद में डाइची के पास से रैनबैक्सी का टेक ओवर इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी, मुंबई की बहुत फेमस सन फार्मा, उसने कर लिया था। तो अभी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये इस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए। आप सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इनके पास है, सबसे ज्यादा वोटिंग ये दे पाएंगे, और सबसे ज्यादा वोटिंग ये दे पाएंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रोल ये कर पाएंगे इस कंपनी को। तो ये इन्होंने इस कंपनी का टेक ओवर कर लिया। तो अगर हम वो वाली डेफिनेशन पढ़े तो प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जिसको आइडिया आया कंपनी बनाने का, उसे एग्जिस्टेंस में लेकर आया, सारे टीचर बच्चों को वही सिखाते हैं, बुकों के अंदर वही लिखा हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो गलत है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कंसेप्ट ये वाला लगता है कि प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जो उस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर है, जो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ले देके उसे कंट्रोल कर रहा है। एक होता है शेयर होल्डिंग के रूट से और एक होता है डेट के रूट से। अब डेट के रूट से कैसे कंट्रोल होता है, मेरे पे इतना टाइम नहीं है समझाने का, वो मैं रेगुलर लेक्चर में समझाता हूं। तो अभी के लिए तुम्हारे को सिर्फ इतना समझाती एक बेस बनवाती है। तो आपको प्रमोटर दोनों एंगल समझ आ गया। तो प्रमोटर्स अगर अच्छा बच्चा पूछता पेपर में कौन सा लिख के आना, तो पेपर में तो वो सिंपल वर्ड्स वाली जनरल डेफिनेशन जो पहले लिखवाई थी वही लिख के आनी है। ये स्ट्रिक्ट लीगल सेंस वाली डेफिनेशन है, तुम्हारी नॉलेज के लिए कि रियल लाइफ में डेफिनेशन प्रमोटर की ये वाली लगती है, वो जनरल डेफिनेशन, लेकिन पेपर में अगर प्रमोटर पूछ लेगा तो वो वाली लगानी है। तो प्रमोटर कौन होता है आपको समझ आ गया। लेकिन रियल लाइफ में तुमसे कोई पूछे प्रमोटर कौन है, तो प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जो कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर है, हु इज कंट्रोलिंग दैट कंपनी, बस ऐसे याद रखो। तो प्रमोटर खत्म हो गया। तो प्रमोटर कौन है, पहले जनरल डेफिनेशन दी हुई है, एक आइडिया, जिनको आइडिया आता है कंपनी बनाने का, कंपनी बनाते हैं। अब एक टेक्निकल डेफिनेशन दी हुई है लॉ मेकर की, सेक्शन 2/16 में, प्रमोटर मींस अ पर्सन। अच्छा यहाँ पे लिखा है पर्सन, प्रमोशन पर्सन मींस आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन, आपको पता है दोनों होते हैं, जिसका कंपनी के प्रोस्पेक्टस में नाम है, या हु इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। अब ध्यान सुनना, प्रमोटर की पहचान बता रहा है कैसे, कह रहा है प्रमोटर एक ऐसा बंदा जिसका या तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में नाम है। अच्छा जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है ना, उसमें प्रोस्पेक्टस में नाम डलवाया था प्रमोटर्स का, कह रहा है या तो वहां से पहचान हो जाएगी प्रमोटर की, या हु इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होता है, कंपनी के अंदर हर साल एक रिटर्न फाइल करनी होती है कंपनी को, जिसमें कंपनी का एक नॉन फाइनेंशियल डेटा फाइल होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, तो उनमें बिगेस्ट शेयर होल्डर की लिस्ट रेडी होती है, और जब बिगेस्ट शेयर होल्डर वही प्रमोटर होते हैं, तो एनुअल रिटर्न से पहचान हो जाएगी बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है, वही कौन होंगे प्रमोटर। या दूसरा एक ऐसा कह रहा है पहचान कैसे होगी, या दूसरी तरीका क्या है, जिसके पास जो इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है वो उस कंपनी का प्रमोटर है। जो अच्छा कंट्रोल कैसे कर रहा है, तो शेयर होल्डिंग रूट से, या डायरेक्टर रूट से, या अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब वही डेट रूट होता है कि आप और अपने उस कंपनी को इतना बड़ा लोन दे रखा है इतने अमाउंट का कि पूरा फिर उनको आपकी सुननी पड़ रही है, आपकी मजबूरी हो रही है, कितने हैवी अमाउंट का लोन दिया है, और उस कंपनी को आप कंट्रोल कर रहे हो। मान लो एक कंपनी है, उसकी पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपए, आपने उस कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया है, तो ना चाहते हुए भी वो कंपनी आप ही की सुनेगी, क्यों, क्योंकि आपके वो लोन के कर्जे के तले दबी पड़ी है। तो इसको हम बोलते हैं डेट रूट के थ्रू कंट्रोल करना, कि इतने हैवी अमाउंट का लोन दे दो कि उसके अंदर के बंदे आपकी सुनने में मजबूर हो जाएं, और ये चीज लोन एग्रीमेंट में लिखवा दी जाती है कि जब तक आप हमारे लोन का पैसा नहीं चुकाओगे पूरी कंपनी को कंट्रोल हम करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं डेट रूट के थ्रू कंट्रोल करना। तो ऐसे लोग भी प्रमोटर हैं, और अगर आप बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाओगे तो प्रमोटर हो ही। तो ये थी प्रमोटर की डेफिनेशन। प्रमोशन वाला पूरा स्टेप प्रोसीजर खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन से कंपनी कैसे बनाई जाती है। और नीचे वो ये बता रहा है कि प्रमोटर की कैपेसिटी में जो एडवाइस देते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो लोग, वो लोग कवर नहीं होते प्रमोटर की डेफिनेशन में। और वो तुम्हारा हमने पहले लिखवा दिया कि जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देते हैं वो लोग प्रमोटर नहीं माने जाते। वो मैंने स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही लिखवा दिया था यहाँ पे, कि जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देंगे वो प्रमोटर नहीं माने जाएंगे, और वो क्यों नहीं मानेंगे उसका रीजन मैंने दे दिया था। अब हम बात करते हैं कंपनी बनाते कैसे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। गाइज अब हमने प्रमोशन वाला पार्ट कर लिया, अब हम फॉर्मेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, कंपनी बनाते कैसे हैं। अब एक्चुअल में तो कंपनी बनाने के लिए ना, मैं रियल लाइफ के अंदर, मैं रियल लाइफ मतलब जो रेगुलर लेक्चर है उनके अंदर तो मैं कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे सिर्फ कंपनी बनाने के प्रोसीजर पे लगा देता हूँ, पूरा लेक्चर लगा देता हूँ 2-2.5 घंटे का, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके कंपनी कैसे बनती है। अब उतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फटाफट सम अप करके आपको समझाता हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आज की डेट में जो कंपनी बनती है ना, वो बनती है इंडिया में स्पाइस प्लस के रूट से। किस रूट से बनती है, स्पाइस प्लस के रूट से। इस स्पाइस प्लस के रूट के अंदर, ये पहले स्पाइस प्लस का मतलब क्या मैं तुम्हें समझा देता हूं, पहले स्पाइस का मतलब बता देता हूं। स्पाइस का मतलब है यहां पे सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस प्लस। अच्छा सर प्लस क्यों, स्पाइस की फुल फॉर्म तो बता दी, प्लस क्यों बोला है, क्योंकि इस फॉर्म के बहुत सारे फायदे हैं। वो क्या फायदे हैं मैं अभी तुम्हारे को थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इस रूट के अंदर ना टोटल में 5 फॉर्म जाते हैं।
इस रूट के अंदर टोटल में 5 फॉर्म जाते हैं। एक जाता है आईएनसी 32, एक जाता है आईएनसी 33, एक जाता है आईएनसी 34, एक जाता है आईएनसी 35 और एक जाता है आईएनसी 9। अब इन पांचों फॉर्म का पर्पस क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। आईएनसी 32 मेन फॉर्म है कंपनी बनाने का, ये मेन फॉर्म है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम कंपनी का नाम लेते हैं और पार्ट बी के अंदर हम कंपनी की बाकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, लाइक कंपनी के आगे का पूरा स्टेप, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल गलत बोल गया मैं। पार्ट ए के अंदर हम कंपनी का नाम लेते हैं, बाकी बस नाम लेने तक का प्रोसेस पार्ट ए में, बाकी कंपनी की बाकी बेसिक जो डिटेल्स फिल करनी होती हैं बनाते वक्त, जो जो रिक्वायरमेंट उनकी फॉर्म फिल करनी होती है वो सब आगे पार्ट बी में फिल होती है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, दिखाऊंगा कैसा होता है। आईएनसी 33 एमओए का फॉर्म है, कंपनी का, कंपनी के नाम क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सब। एमओए क्या होता है, कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स। एओए क्या होते हैं, कंपनी के इंटरनल रूल्स। आईएनसी 34 कंपनी के एओए का फॉर्म है। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, वो सब कहां लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी चलेगी कैसे, मीटिंग्स कैसे कैसे होंगी, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, वो सब चीजें डिटेल सारे इंटरनल रूल्स कहां लिखे होते हैं, एओए में। तो आईएनसी 33 एमओए का फॉर्म है, आईएनसी 34 एओए का फॉर्म है। आईएनसी 35 एजाइल प्रो का फॉर्म है। ये एजाइल प्रो क्या है, कंपनी बनाते वक्त जीएसटी नंबर वगैरह लेना, प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन लेना, वो सब आपको कंपनी बनते के टाइम पे मिल जाएगा। बैंक अकाउंट ओपन करवाना, आपको अलग से कोई फॉर्म फाइल नहीं करना, सब कंपनी बनते के टाइम पे ही सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, वो इस फॉर्म के थ्रू होंगी। और एक आईएनसी 9 फॉर्म होता है, ये डेक्लेरेशन का फॉर्म होता है, जिसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स, जो लोग उस कंपनी को बना रहे हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, वो ये लिख के देते हैं कि हमने कंपनी बनाते वक्त सारे लॉ फॉलो करे हैं, हमने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। तो कंपनी बनाते वक्त मेनली 5 फॉर्म जाते हैं, आईएनसी 32, 33, 34, 35, आईएनसी 9। 32 किस चीज का फॉर्म है, मेन फॉर्म है जिसके थ्रू कंपनी बनेगी। इसके दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर कंपनी का नाम जो लेते हैं उसकी डिटेल्स जाती हैं, पार्ट बी के अंदर कंपनी को आगे बनाने की डिटेल्स जाती हैं। आईएनसी 33 एमओए का फॉर्म है, आईएनसी 34 एओए का फॉर्म है, आईएनसी 35 एजाइल प्रो का फॉर्म है, जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये सब लेते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाना वगैरह। और आईएनसी 9 डिक्लेरेशन का फॉर्म है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि नाम कैसे लेते हैं किसी कंपनी का। 1000 रुपए की फीस होती है नाम लेने की, मैं तुम्हें दिखा देता हूं प्रैक्टिकली कैसे लेते हैं। हालांकि इसका भी तरीका होता है, नाम लेना है नहीं लेना, कैसे लेना है। कुछ एक होता है कि अलग से नाम ले लिया, मैं सब डिटेल में बातें कर नहीं पाऊंगा ना, छोड़ो, अभी तुम्हारे को सिर्फ बेसिक चीजें समझाते हैं, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते, छोड़ो, वो रेगुलर लेक्चर में होता है। अभी तुम्हारे इतना कराते हैं कि तुम पेपर में पास हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। एमसीए की साइट पे गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे। यहाँ पे जाने के बाद हमें ना ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे हेलो रमनदीप दिख रहा है, मैंने लॉग इन करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे गया। अब मैंने लॉग इन कर ही रखा, तो मैं जाऊंगा एमसीए सर्विसेज में। एमसीए सर्विसेज में मेरे को यहाँ पे जाना है, इसमें यहाँ पे कॉलम आएगा, कहाँ गया, कंपनी सर्विसेज नहीं, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज। कंपनी फाइलिंग के अंदर इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में मैंने जाना है, और इसके अंदर हमको स्पाइस प्लस के रूट में जाना है। ये हम चलेगा स्पाइस प्लस के रूट में। स्पाइस प्लस में देखो तो सबसे पहले क्या आ गया, पार्ट ए आ गया। क्या आ गया, पार्ट ए। अच्छा, पार्ट ए में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आपको कंपनी बनानी कौन सी है। मैंने बोला स्पाइस प्लस का पार्ट ए होता है, मैंने बोला 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट ए है, ये मेन फॉर्म है, 32 की बात हो रही है। तो पहले आपसे पूछ रहा टाइप ऑफ कंपनी कौन सी, प्राइवेट, पब्लिक, कौन सी है ना, प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। तो हमको बनानी है ये प्राइवेट ओपीसी नॉर्मल 1% कंपनी वाली बनानी है, हमने बनानी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, तो उसके लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता, तो न्यू कंपनी अदर्स में आता है। नेक्स्ट फिर आपसे पूछता है कि आपको कंपनी कौन सी बनानी है, पब्लिक या प्राइवेट, तो मैंने प्राइवेट बना ली। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी पूछता है आपको लिमिटेड बाय शेयर बनानी है, लिमिटेड बाय गारंटी, हमने लिमिटेड बाय शेयर बनानी है। नेक्स्ट सब कैटेगरी ऑफ कंपनी आपसे पूछता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। हमारी तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, खुद का पैसा लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, उसका ऑब्जेक्ट कोड एक दिया हुआ है, इन्होंने सर्च करो। जैसे अलग अलग कोड दिए हुए हैं, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 2 पे गए, ऐसे अलग अलग आपका काम क्या है। जैसे मान लो आप मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हो, आप कोई रिपेयर हाउस होल्ड गुड्स वगैरह का काम करना चाहते हो, तो ये रहा। या आप मैरिज ब्यूरो खोलना चाहते हो, लो इसका कोड पे सेलेक्ट कर दिया, ये कर दिया, तो यहां आपका कोड आ गया। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, वो मैं ऐड करना भूल गया, सॉरी। ये 2 पे था ना, वो मोटर ड्राइविंग स्कूल, ऐड कर दो। अब हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, ये हमने उस पर ऐड कर दिया, तो अपने आप ही हमारे कोड वर्ड फिल हो गए, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कोड दे रखे हैं। आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करो, कोड अपने आप बता देगा, हमने सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद आपको 2 नाम देने होते हैं अपनी चॉइस की, कोई भी आप दे लो। मैं एक ही नाम डाल देता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं नाम रख देता हूं
मैं नाम रख देता हूं बिजनेस का, मैरिज ब्यूरो का रख देते हैं AFLM ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड, और यहां हम लिख देते हैं AFLM ब्यूरो 2 प्राइवेट लिमिटेड, AFLM 2 ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कुछ भी नाम डाल रहा हूं मैं। कोई नाम आपको अपनी प्रेफरेंस में देने होते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होते हैं नाम, याद रखना। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब होता है कि पहले जो नाम चाहिए वो डालो, अगर वो नहीं चाहिए तो दूसरा वाला, तो पहले 1 पे पहले ये वाला चाहिए, ये नहीं मिले तो दूसरे वाला। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सीधा नीचे जाऊंगा ऑटो चेक पे। अब ऑटो चेक में मेरे को बताएगा कि ये नाम मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने ऑटो चेक करा है तो वो देख के बताएगा, तो वो बता रहा है जी एरर कि आपका नाम AFLM ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड किसी के इस नाम से सिमिलर हो सकता है। आपको वैसे खुद बता दूं कि मेरा तो खुद का ट्रेडमार्क ले रखा है मैंने AFLM का, इसलिए बता रहा है कि ट्रेडमार्क सिमिलर हो सकता है। ऑब्जेक्शन आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, किसी के ट्रेडमार्क सिमिलर हो सकता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं जी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको सबमिट करना चाहते हैं। सेव कर ले पहले इसको, पूरे फॉर्म को, डाटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूं, सबमिट। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो अब आगे लेके जाएगा मेरे को। क्या हो गया, आगे क्या हो नहीं बढ़ रहा मेरे भाई, आगे बढ़ जा। कोई एरर आ रहा है। हम्म। कोई एरर आ रहा है गाइस, बस इसके बाद कुछ करना कुछ नहीं होता। इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे ख्याल से एक तो इन लोगों का पोर्टल आजकल इनका V3 पर पोर्टल आ गया है ना, तो उसकी वजह से आजकल कोई ना कोई एरर आता ही रहता है। तो इसके बाद करना कुछ नहीं होता। मैंने थोड़ी देर पहले एक नाम अप्रूव करा अभी अपने क्लाइंट का, और उसके बाद अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है। बस क्या सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा, 1000 रुपए की फीस का ऑप्शन आया था, और अगर चाहूं तो मैं नाम ना लेकर अगर कंपनी को आगे बनाना चाहूं, इसमें ना 2 ऑप्शन होते हैं एक्चुअली, बताया तो तुम्हें नॉलेज के लिए। एक होता है कि आप अभी सिर्फ नाम ले रहे हो, कंपनी बना नहीं रहे, तो आप सीधा सबमिट पे क्लिक कर दो, 1000 रुपए की फीस पे कर दो, बात खत्म हो जाएगी। एक होता है प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन, कि आप कंपनी अभी बना भी नाम ले रहे हो, उसके बाद इसको आगे बनाओगे भी, अभी आता तो फिर बाद में एंड में पेमेंट करोगे, तो वो वाला ऑप्शन भी होता है। तो मैं नॉर्मली पहले नाम लेता हूँ, बाद में कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन रेडी करता हूँ, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी एरर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों आगे बढ़ नहीं रहा। तो लेकिन ले देखे, लेकिन आपको समझ आ गई किस तरीके से हमारे को जाना है। ये है पार्ट ए का प्रोसेस। अब पार्ट बी में क्या होता है कि कंपनी एक बार फिल हो जाता है, उसके बाद आगे की बेसिक डिटेल भरनी होती है। वो उसमें क्या डिटेल होती है मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास एक अलग से हमारे क्लाइंट कंपनी के फॉर्म पड़े हुए हैं, ये रहा, ये तुम्हारा पार्ट बी, ये रहा। मैं पार्ट बी खोल रहा हूँ, पार्ट बी में क्या डिटेल्स होती है तुम्हें दिख जाएंगी। अभी पार्ट ए में तो नाम लेते हैं, ये स्पाइस पार्ट बी है। अभी ओपन होगा, दिखाता हूं, ये आ गया, देखना। अलाउ 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 अलाउ, देखो जी, ये तो मैं पहले का फॉर्म दिखा रहा हूं, मेरी क्लाइंट कंपनी पहले की बनी हुई। देखो ऊपर हेडिंग लिखा है IS32 पार्ट ए। पहले पार्ट ए के अंदर वही कंपनी का नाम वगैरह बेसिक डिटेल होती है, तो वही दिखा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो पार्ट ए में तो इतना ही है कि नाम क्या है कंपनी का, तो कंपनी का नाम था अप अबव द स्काई प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके अंदर उसने बेसिक चीजें पूछी। अब यहाँ से पार्ट ए के अंदर यहाँ खत्म होने के बाद पार्ट बी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा पार्ट बी। पार्ट ए में खाली नाम तक होता है ना, पार्ट बी के अंदर अब कंपनी की बेसिक डिटेल्स की, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कितनी रख रहे हो, तो हमने लिखा 10,000 शेयर एट ₹10 ईच, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी में डायरेक्टर कितने हैं, 2। फिर उसके बाद उन डायरेक्टर्स की डिटेल आएगी नीचे की तरफ, अभी दिखाता हूं तुम्हारे को। ये रही, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम ये रहा, नीलम्बरा भटनागर, और उसके पूरी डिटेल, यही मेंबर बन रही है, यही डायरेक्टर बन रही है। और फिर सेकंड वाले का नाम नीचे की तरफ आएगा एक और, ये रहा वैभव अरोड़ा, और इसकी डिटेल्स पूरी नीचे नीचे करते कराते 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 हम ऐसे चले गए, और लास्ट के अंदर उसके बाद कंपनी के पेड अप कैपिटल वगैरह पे कर दी, ड्यूटीज पे कर दी, कुछ अटैचमेंट लगती है वो करने के बाद लास्ट में साइन लगाकर कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी। ये तो होता है कंपनी का मेन फॉर्म, क्या क्या बेसिक डिटेल्स होती है आपको समझ आ गया। उसके बाद होता है एक एमओए और एक एओए। ये लो एमओए भी देख लो कैसा होता है, ये लो। और वैसे भी अगर ये मैं ना भी दिखाऊं तो तुम किसी भी कंपनी की डिटेल्स एमसीए की साइट पे जाकर आज के टाइम पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, 100 रुपए की फीस पे करके निकाल सकते हो। ये कंपनी का एमओए है, ठीक है जी।
कंपनी का नाम, नेम, देखो 6 क्लॉज होते हैं ना, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऐसे। तो देखो कंपनी का नेम अप ऑफ द स्काई प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, हरियाणा में, ऑब्जेक्ट क्या है इनका, टू एनकरेज एंड प्रोवाइड द बिजनेस पैकेज टूर ऑपरेटर्स, डेली पैसेंजर ऑपरेटर, टूर एंड ट्रेवल्स का काम था इनका। ये इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, थर्ड क्लॉज। फोर्थ क्लॉज के अंदर हो गया कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, तो वो वाला पॉइंट हो गया। फिफ्थ, इनकी कंपनी के अंदर जो इनका कैपिटल क्लॉज है, कंपनी कैपिटल कितनी, और लास्ट सब्सक्रिप्शन क्लॉज की किस किस शेयर होल्डर ने कितने कितने शेयर सब्सक्राइब करे, उसके आगे उनके सिग्नेचर। ये होता है कंपनी का एमओए। और उसके बाद अब आता है कंपनी का एओए। एओए क्या होता है, कंपनी के इंटरनल रूल्स। अभी मैंने बताया एमओए का फॉर्म था 33, आईएनसी 33 आपने देख लिया। अब एओए का देखना, आईएनसी 34 आएगा, जो तुम्हारे को दिखाया था। ये देखो ऊपर क्या लिखा रहा है, आईएनसी 34। ये कंपनी के इंटरनल रूल्स हैं जो कंपनी को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। ये रे ये बड़े सारे रूल्स, अब तुम पढ़ने तो नहीं बैठोगे, लेकिन ले देखिए ऐसे कंपनी के रूल्स बने बनाए होते हैं। कुछ आपको ड्राफ्ट रूल्स दिए जाते हैं आर्टिकल सरकार के द्वारा, आप चाहो तो वो फॉलो कर लो, चाहो तो अपने बना लो। फिर उसके मैंने तुम्हारे को बताया था कि एक एजाइल प्रो का फॉर्म होता है, इसके अंदर कंपनी का जीएसटी नंबर, प्रोविडेंट फंड नंबर वगैरह अगर आपको लेना हो तो उसकी डिटेल सारी इसमें फिल करनी होती है, कंपनी बनते के टाइम पे मिल जाता है। तो ये देखो इसके अंदर हेडिंग क्या है, एजाइल की फुल फॉर्म बता रहा है। देखो, एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम्प्लॉइज एंड इंश्योरेंस नंबर, ये जो अपने ईएसआई का पैसा काटती है, आप कंपनी काटती है ना एम्प्लॉइज का, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा काटती है एम्प्लॉइज का, तो उसके लिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। पहले कंपनी बनने के बाद अलग से लिए जाते थे, आजकल ये सारे रजिस्ट्रेशन इसी फॉर्म के थ्रू हो जाते हैं। और ओपनिंग का बैंक अकाउंट आखिरी में लिखा है। तो एजाइल प्रो की फुल फॉर्म ऐसे बनी है, एप्लीकेशन फॉर गुड्स, ए एप्लीकेशन, एजाइल का ए वो हो गया, एप्लीकेशन का ए, जी फॉर गुड्स का जी बनाया इन्होंने, और नीचे की तरफ इंश्योरेंस का आई, एफ प्लस का एल, ई का एम्प्लॉइज से बनाया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का ई उठाया इन्होंने, प्रोफेशन टैक्स का पी उठाया, आर रजिस्ट्रेशन से, ओ से ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो एक ही फॉर्म से कितनी सारी चीजें होती हैं। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू आईएनसी 35 फॉर्म है, और आईएनसी 9 मैंने आपको बता दिया डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। तो एक ही के फॉर्म के थ्रू इतने सारे काम हो जाते हैं। तो इस 5 फॉर्म के थ्रू स्टेट में कंपनी बन जाती है, तो एक ही फॉर्म रूट से कितने सारे फायदे मिल जाते, कंपनी भी बन गई, नाम भी मिल गया, बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया, प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन मिल गया, पैन टैन नंबर भी आजकल यहीं से मिल जाता है। तो आपको बहुत कुछ, सब कुछ, सारे सारे फायदे यहीं से मिल जाते हैं। इसलिए हम आज के में स्पाइस प्लस को सिंगल विंडो फॉर्म भी बोलते हैं, कि एक ही रूट से कई फायदे हो गए। अब तुमसे कोई पूछे कि सबसे पहले कंपनी बनती कैसे, तुम्हारे को मैं 5 स्टेप लिखा रहा हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बुक में ज्यादा होंगे लेकिन मैं 5 लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। बुक के तुम 7-8 पढ़ के आना। समराइज में मेन कंपनी इस 5 मोटा मोटा इन 5 स्टेप में खत्म हो जाती है। सबसे पहला स्टेप 1 होता है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी। सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी। सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी बनानी है, या 1 पर्सन कंपनी बनानी है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, एटसेट्रा। स्टेप 2 होता है आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम, कि अब आपने सोच तो लिया कि कंपनी बनानी कौन सी है, अब आप क्या करोगे, उस कंपनी का नाम फाइनल करोगे। इसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम। और ये जो नेम होता है ये 20 डेज के लिए वैलिड होता है। देखो, अगर आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम बन रही है तो नाम 20 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर आपकी कंपनी बनी हुई है और आपकी कंपनी नाम चेंज कर रही है तो फिर वो 60 डेज के लिए वैलिड होगा। एक मिनट रुको गाइस। तो आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम बन रही है तो नाम 20 दिन के लिए वैलिड होता है। 20 दिन के लिए वैलिड का मतलब है, मैंने आपको बताया ना कि पार्ट ए में हम नाम अप्लाई करते हैं, तो नाम अप्लाई एक बार हो गया तो उसके बाद जो आगे की डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके फाइल करनी है उसके लिए आपके पास 20 दिन का टाइम है। 20 दिन में आपको फाइल करनी होती है। अगर आपने 20 दिन में फाइल नहीं करी तो आपका वो नाम लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए होता है। और अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है और वो नाम चेंज करना चाहती है तो वो 60 डेज के लिए वैलिड होता है। 60 डेज के लिए वैलिड का मतलब होता है नेम चेंज के केस में, कि मतलब आपने नेम चेंज अप्रूव कर दिया कि भाई आपका पहले नाम ये था, आप ये वाला रखना चाहते हो, तो उस केस में आपको जो आगे की नेम चेंज की डॉक्यूमेंटेशन है, आपने अप्लाई कर दिया, आपका नाम अप्रूव हो गया कि आपको ये वाला नया वाला नाम मिल जाएगा, तो अब आगे की डॉक्यूमेंटेशन आपको 60 दिन में फाइल करनी होती है। तो स्टेप 1 क्या होता है, सेलेक्ट कर लो कि आपको कंपनी बनानी कौन सी है। स्टेप 2 आप नाम रिजर्व करवा लो। नाम रिजर्व आपने देख लिया स्पाइस प्लस में जाकर पार्ट ए के रूट से होता है। आप पहले नाम अप्लाई कर लो, 1000 रुपए की फीस होती है, उसके नाम अप्रूव हो गया तो अप्रूवल होने के 20 दिन तक वो नाम वैलिड है। मतलब जो आगे की डॉक्यूमेंटेशन मतलब नाम तो आपका 32 में अप्रूव है, 33, 34, 35 और आईएनसी 9 और आईएनसी 32 का पार्ट बी, अभी तो पार्ट ए फाइल हुआ था। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको 20 दिन में फाइल करने हैं। और उसके बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट, आपने नाम आपका अप्रूव हो गया, तो मैंने बोला ना 20 दिन का वैलिड है। 20 दिन का मतलब है कि 20 दिन में सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, तो इसमें यही लिखा है। अब आप स्पाइस प्लस के रूट में आ जाओ। स्पाइस प्लस के रूट में आ जाओ मतलब आप पे सारे डॉक्यूमेंट रेडी करो। कौन कौन से, 32, आईएनसी 33, आईएनसी 34, आईएनसी 35 और आईएनसी 9।
सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। स्टेप 4, सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी पे सबमिट कर दो। सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी। सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास क्या कर दो, सबमिट कर दो। और स्टेप 5, इफ आरओसी गेट सेटिस्फाइड, अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, इफ आरओसी गेट सेटिस्फाइड then ROC will issue COI, will issue सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। COI का मतलब क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, ऐसे जब एक कंपनी पैदा होती है तो उसको भी एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ले देखिए कंपनी बनाने के 5 स्टेप, फटाफट खत्म करो। सबसे पहले सिलेक्ट करो बनानी कौन सी है। स्टेप 2, अब उसका नाम अप्रूव करवाओ, और नाम कितने के लिए वैलिड होगा, 20 दिन के लिए। अगर कंपनी बनी हुई है और नाम चेंज करे 60 दिन के लिए। अच्छा, उसके बाद आप स्पाइस प्लस के रूट में जब 5 डॉक्यूमेंट्स को रेडी करो, 32, 33, 34, 35 और 9 फॉर्म को रेडी करो। स्टेप 4, सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दो। स्टेप 5, आरओसी सेटिस्फाइड होगा तो आपकी कंपनी बन जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, बन गई आपकी कंपनी। अच्छा, अब इसको बनाने के कई फायदे होते हैं। अब जरा इसको देखो, स्टेप लिखे हुए हैं, हमारी बुक में स्टेप ज्यादा थोड़े से। सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी, बनानी कौन सी है। स्टेप 2, आप अप्लाई करो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, मैंने बोल दिया तुम्हारे को 20 दिन के लिए वैलिड है। अच्छा, यहाँ पे जो 15 दिन की बात लिखी है वो ये लिखी है कि अगर यहाँ पे 15 दिन का मतलब ये है कि अगर उनको आपका कोई नाम रिजेक्ट करना है या उन्होंने अगर आपके फॉर्म में कोई एरर लगा दिया तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप उस प्रॉब्लम को ठीक करके दोबारा अप्लाई कर सकते हो। और नाम आपका कितने के लिए वैलिड होगा, 20 दिन के लिए, मैंने बता दिया। और अगर आप नाम चेंज करें तो 60 दिन के लिए वैलिड होगा। इसको काट दो, या भी आपके यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करो, INC 9, और कुछ अटैचमेंट्स लगती हैं फॉर्म के अंदर, जैसे बंदों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस जगह पे कंपनी बना रहे हो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आप देख लेना, ये लगाने हैं साथ में। स्टेप 4 है, सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर दो, फिर इंफॉर्मेशन फिल करो 32, 33, 34, 35 में। स्टेप 5 है, MOA रेडी करो। स्टेप 6 है, पैन 10 की डिटेल फुल। देखो पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कंपनियां इनकम टैक्स पे करती है उनको पे करना ही है। 10 होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जो कंपनी एम्प्लॉइज का TDS काटती है उसके लिए 10 नंबर होता है। सब स्टेप 7 है, सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी। स्टेप 8 के अगर आरओसी सेटिस्फाइड होगा तो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। तो इन्होंने यहाँ पे 8 स्टेप बना रखे हैं, हमने 5 स्टेप में खत्म कर दिया। उन्होंने उन्हीं फॉर्म्स को इलेबोरेट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप 3 बनाया था, 32, 33, 34, 35, 9 को रेडी करके फाइल कर दो। उन्होंने क्या करा, MOA का अलग कॉलम बनाया, पहले MOA रेडी करो, फिर उसका उन सारी डिटेल्स को फिल करो, उसका एक अलग पॉइंट बनाया, फिर सबको सबमिट करो, उसका अलग पॉइंट बनाया। 3 पॉइंटों को अलग अलग करके बनाया, हमने एक ही पॉइंट में तीनों चीजें कर दी थी। तो आप पेपर में वही 8 स्टेप लिख के आना, मैंने शॉर्ट में याद करने के लिए बना दिया 5 स्टेप। क्या है दिमाग में फटाफट बिठाओ। सबसे पहले सिलेक्ट करो कंपनी बनानी कैसे, कौन सी बनानी है, प्राइवेट, पब्लिक, OPC। स्टेप 2 के नाम रिजर्व करवाओ। स्टेप 3 के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, ये वाले। स्टेप 4 के सबको सबमिट कर दो। स्टेप 5 आरओ सेटिस्फाइड होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, कंपनी बन गई। स्पाइस प्लस को हम सिंगल विंडो फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इस एक फॉर्म के कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं, आपको 3 डायरेक्टर्स तक का डिन नंबर, आपको पता होगा ना, जैसे डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मान लो मेरा नाम रमनदीप है, ऐसे रमनदीप नाम के 100 बंदे होंगे, तो उनकी पहचान करने के लिए कि कौन सा रमनदीप कौन सा वाला, उनका एक यूनिक नंबर अलॉट होता है। अगर आप इंडिया में डायरेक्टर बनना चाहते हो, हम बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और डायरेक्टर बनने के लिए आपको वो नंबर लेना ही पड़ता है पहले, आप उसके बिना डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे आप बैंक अकाउंट में जाते हो, आप किसी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाते हो, तो बैंक अकाउंट में रमनदीप नाम के कितने लोग सेम है बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे, तो उनकी पहचान कैसे होती है, उनके बैंक अकाउंट नंबर से। तो सेम नाम के डायरेक्टर भी कितने सारे हो सकते हैं, तो उनकी पहचान कैसे होती है, उनके डिन नंबर से। तो आपको डिन नंबर के लेने के लिए वैसे अलग से फॉर्म फाइल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 डायरेक्टर तक का डिन स्पाइस के थ्रू मिल जाएगा, आपको अलग से अप्लाई नहीं करना। नाम भी आपको यहीं से मिल जाएगा। डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए अलग से फॉर्म जाता है DIR 12, वो भी आपको यहीं से अपॉइंट हो जाएगा, आपको अलग से फाइल नहीं करना। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या रखोगे, उसके लिए अलग से फॉर्म जाता है INC 22, लेकिन आपको स्पाइस प्लस के थ्रू जब आप कंपनी बना रहे हो तो आपका कंपनी किस जगह में सिचुएट होगी आप यहीं पे बता दो, आपको अलग से INC 22 फाइल नहीं करना, आपको पैन 10 के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना, आपको GST के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना। एक ही फॉर्म के सारे फायदे हैं, इस फॉर्म के थ्रू ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर कि कंपनी बनेगी कैसे, बस। और इस चैप्टर में कुछ खास चीजें काम की नहीं है, मेन जो एग्जाम के हिसाब से थे वो कर लिया। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको प्रमोटर क्या होता है, कंपनी बनाते कैसे, रियल लाइफ में जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं भी, मतलब रियल लाइफ मतलब जो हमारे गूगल डिपेंडेबल वाले बच्चे, आप उनसे पूछना कभी वो बताएंगे। मैंने सिर्फ इस चैप्टर के ऊपर 6 से 7 घंटे लगाए हैं, 2 घंटे प्रमोटर की डेफिनेशन को समझाने में, 3 से 4, 2.5 से 3 घंटे कंपनी का प्रोसीजर समझाने में, कंपनी बनती कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सारी चीजें रेडी करके, प्लस फिर 1.5-2 घंटे कुछ जो बाकी के बच्चे को जो टॉपिक है वो करवाने। अब मेरी मजबूरी थी कि मैराथन रिवीजन को रिवीजन की तरह लेना, तो मैंने फिर भी 50-60 मिनट में तुम्हारे को 40-50 मिनट में जितना भी मैंने हो सकता था प्रमोटर पूरा और कंपनी बनती कैसे और प्रैक्टिकल लाइफ से साथ साथ लिंक भी करके दिखा दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाए। अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है।